नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी हेतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगातार एनालिसिस कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आप लोगों के लिए दोस्तों 29/12/2020 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर एक सेट में मैं जीके जीएस का एनालिसिस तो करता ही हूँ, साथ में करंट का न्यू अपडेट भी देता हूँ। इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण साबित होता है। जैसा कि आप लोगों ने एसएससी एमटीएस में भी देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन सेम हूबहू उठा लिए गए थे। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही तैयारी करें और मन तन से अभी से ही लग जाएं। सभी डिस्क्रिप्शन को सुनें, सेट में बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, एक दो सेट के बाद हम लोग 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है। तो लगभग में पूछ रहा है दोस्तों, तो लगभग में 2 होता है। इसका ट्रिक के तौर पर आप लोग याद रखिएगा, एक सूत्र हम जैसे रटे थे अपना एग्जाम हेतु, निसी समुदु लारस, और इसको रखिएगा 2.2, फिर दुगना कीजिएगा तो 2.4, फिर पॉइंट को दुगना कीजिएगा तो 2.8, फिर 6, फिर 64 यानी 6.4, फिर 65 यानी 6.5, फिर 74 यानी 7.4, फिर 84 यानी 8.4। नी से नींबू 2.2, सी से सिरका 2.4, स से शराब 2.8, मुँह से मूत्र 6, दू से दूध 6.4, ला से लार 6.5, र से रक्त 7.4 और स से समुद्री जल 8.4। मुझे विश्वास है कि इतना रट लीजिएगा तो एग्जाम में ऑप्शन छांटने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए दोस्तों, लगभग पूछता है तो हो सकता है बढ़ जाए या थोड़ा घट जाए, नज़दीक वाला ऑप्शन चुनिएगा। यहाँ पूछा नींबू के रस का पीएच मान, तो यहाँ नींबू का रस का पीएच मान 2.2 पढ़े, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 2, इसलिए हम लोग उसको चुनेंगे। तो इस तरह से याद रखिएगा। बाकी याद रखेंगे कि पीएच मान निकालने के लिए जो स्केल होता है वो सोरेनसन के द्वारा दिया गया। सोरेनसन वैज्ञानिक थे, पीएच स्केल इन्हीं के द्वारा दिया गया, सोरेनसन के द्वारा। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होता है। तो इसको याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि सबसे शुद्ध जल किसका होता है। जैसे होता है कुआं का, तालाब का, नदी का, ऐसे करके आंसर देना है। और कमेंट वाले को हर आंसर दीजिए, नहीं आता है तो सर्च करके इंटरनेट से दीजिए ताकि वो रटा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल जंतर मंतर नई दिल्ली वाली नहीं है दोस्तों। जंतर मंतर जयपुर वाला यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। यूनेस्को क्या है दोस्तों? तो यूनेस्को प्राचीन धरोहर स्थल स्मारक को संरक्षण प्रदान करता है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुआ था और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। याद रखेंगे दोस्तों, आगरा का किला, अजंता और एलोरा की गुफाएं जो कि औरंगाबाद में है, और ताजमहल, ये सभी चारों को 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। जबकि महाबलीपुरम और सूर्य मंदिर कोणार्क वाला, इसको 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। रानी की बाव जो पाटन गुजरात में है, इसको याद रखिएगा 2014 में शामिल किया गया था। भारत में दोस्तों टोटल 43 यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित, जिसको रट लीजिएगा कि मिश्रित कौन है, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। याद रखेंगे, नवीनतम अगर पूछ लिया जाए कि नवीनतम ऐसा कौन सा भारत में स्थल है जिसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, तो 2024 में लेटेस्ट हुआ है मोइदम, जो कि असम में है, अहोम राजवंश का दफन का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता। तो इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता था।
आईपीएल की बात करें दोस्तों तो 2008 में इसका स्थापना हुआ था। आईपीएल का 17वां सीजन अभी 2024 में हुआ, जिसमें कि याद रखेंगे केकेआर ने, कोलकाता नाइट राइडर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। सर्वाधिक रन विराट कोहली के द्वारा 741 रन बनाए गए थे, जबकि सर्वाधिक विकेट हर्षल पटेल के द्वारा 24 विकेट लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? तब ब्रायोफाइटा के अंतर्गत मार्केंसिया, मॉस वगैरह का भी नाम सुने हैं, ये सभी आते हैं इसमें दोस्तों। ब्रायोफाइटा वर्ग को पौधों का उभयचर भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। ब्रायोफाइटा वर्ग क्या करता है? मृदा अपरदन को रोकता है और इसका जड़ जो है पानी बहुत तेजी से सोखता है, इसलिए बाढ़ रोकने में भी मदद करता है। एस.आर. कश्यप, याद नाम रखिएगा, एस.आर. कश्यप जी को ब्रायोफाइटा वर्ग का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों मुख्य अतिथि बुलाने का परंपरा भारत में बहुत दिन से चला आ रहा है। तो 2020 में इसी क्रम में ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो उस समय थे, उनको बुलाया गया था। अभी 75वां गणतंत्रता दिवस मनाया गया 2024 में, इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रो, जिनको बुलाया गया। इस गणतंत्र दिवस में स्टेट और यूटी मिला के झांकी का प्रथम पुरस्कार उड़ीसा राज्य को दिया गया, जो कि महिला सशक्तिकरण पर आधारित था। जबकि मंत्रालय या विभाग की बात करें तो संस्कृति मंत्रालय टॉप पर था। इसका झांकी का थीम भारत लोकतंत्र की जननी पर आधारित था। भारत लोकतंत्र की जननी। सबसे पहले हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित 2019 में अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं किया गया, जबकि भूपेन हजारिका, श्री प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख इन तीनों को किया गया। भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न और पद्म श्रेणी का पुरस्कार दोनों का स्थापना 1954 में हुआ। जिस समय 1954 में प्रथम पुरस्कार दिया गया उस समय 3 व्यक्तियों को, चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो कि भारत के अंतिम वायसराय और गवर्नर जनरल रहे, सीवी रमन वैज्ञानिक और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन तीनों को दिया गया। 2024 की अगर बात करें तो याद सुन लीजिए इसको, लाल कृष्ण आडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, कर्पूरी ठाकुर जी और एम.एस. स्वामीनाथन, जिनको कि भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को, इन 5 को दिया गया। पद्म पुरस्कार की बात करें तो टोटल 132 लोगों को दिया गया, जिसमें 5 पद्म विभूषण और 17 पद्म भूषण एवं 110, टोटल 132 से पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज में से 4 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक कितना ओम का है, 1/4 ओम का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो दोस्तों कहता है सीरीज में 4 प्रतिरोधक थे, सीरीज में जुड़ता है दोस्तों, तो 1/4 सीरीज में सभी प्रतिरोध आपस में जुड़ते हैं। R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 ऐसे करके अनंत तक। तो R इक्विवेलेंट बराबर 1 प्लस 4/1 प्लस 4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 4 प्रतिरोध है, चारों को जोड़ दिए तो 4/4 आएगा, यानी कि 1 ओम आएगा। और समांतर क्रम में उल्टा होता है दोस्तों, 1 बटा करके होता है, तो 1 ओम टोटल समतुल्य प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध का मात्रक याद रखिएगा ओम होता है और प्रतिरोध को ओम मीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है दोस्तों। ऐसे पाइथन क्या है? एक सांप का प्रजाति है, तो उसी के आधार पर नाम है प्रोग्रामिंग भाषा। याद रखेंगे मैलवेयर क्या है? तो मैलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे वायरस कहा जाता है। यही है मैलवेयर के सहारे से लोग एक दूसरे का फ़ोन, कंप्यूटर ये सब वगैरह हैक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को सही करने के लिए डायवर्जन लेंस की आवश्यकता होती है। डायवर्जन लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, अपसारी दिया रहेगा, या इसी को अवतल लेंस भी बोलते हैं, कभी कभी एग्जाम में दे देगा
कि निकट दृष्टि दोष किस लेंस से दूर होता है, तो अवतल लेंस से। लेकिन दृष्टि वैषम्य बोलेगा तो बेलनाकार लेंस, इसको याद रखिएगा। अच्छा, अपसारी लेंस अवतल लेंस को बोलते हैं, अभिसारी किसको बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा उत्तल लेंस को। दूर दृष्टि दोष इससे दूर किया जाता है उत्तल लेंस से। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है दोस्तों डायोप्टर, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है, जबकि दूर दृष्टि को दोष में दूर की वस्तु दिखती है। जो दृष्टि दोष रहेगा वो वस्तु दिखेगा उधर का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2017 में इसरो ने डैश लॉन्च करके इतिहास रच दिया। तो फरवरी 2017 में इसरो ने एक ही उड़ान में 104 उपग्रह लॉन्च करके और विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया। यह 104 उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दिए। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-37 के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। लेकिन इस रिकॉर्ड को ज़्यादा दिन तक बरकरार नहीं रखा गया। अमेरिका के एक मतलब कंपनी है जिसका नाम स्पेस एक्स है, उसने 2021 में 143 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि स्पेस एक्स जो ये रिकॉर्ड कायम किया है, स्पेस एक्स के मालिक कौन है, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का डैश है, तो इंटेल कोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर है। कंप्यूटर प्रोसेसर से आप क्या समझते हैं, तो कंप्यूटर प्रोसेसर ऐसा चीज़ है, प्रोसेसर जो कि डेटा का कंप्यूटर या फ़ोन के डेटा का विश्लेषण करता है और अनावश्यक प्रवाह को नियंत्रित करता है, रोकता है। एंटीवायरस जो हमें विभिन्न प्रकार के वायरसों से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। हुमायूं नामा डैश द्वारा लिखी गई थी, तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों यह 2 भाग में है। फर्स्ट भाग जो है बाबर के बारे में वर्णन करता है, जबकि सेकेंड भाग हुमायूं के बारे में वर्णन करता है। एक बहुत सारे बुक पूछे जाते हैं, उसमें याद रखिएगा कि अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था, ये भी पूछता है, तो अब्दुल रहीम खान खाना, जिसको कि नाम वो दिया था फारसी में अनुवाद करके बाबरनामा। अकबर जो है, अकबर ऑप्शन के अनुसार अकबर को दास प्रथा का अंत करने का श्रेय जाता है, सती प्रथा रोकने का भी प्रयास किया था अकबर। एग्जाम में बहुत बार पूछता है। बाबर की अगर बात करें तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक है भारत में, और पानीपत का 3 प्रसिद्ध युद्ध इसके द्वारा लड़ा गया, 1526 में, 1556 में और 1761 में। ये 3 युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया, और बाबर को बगीचों का राजकुमार भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो दोस्तों ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जबकि त्रिशूल की अगर बात करें तो त्रिशूल सरफेस टू एयर प्रक्षेपास्त्र है, मतलब जमीन से हवा में मार करता है त्रिशूल। पृथ्वी की बात करें तो जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। आकाश की अगर बात करें तो जमीन से आकाश में मार करने वाला ये भी एक प्रक्षेपास्त्र है। जबकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि नाग क्या है, तो नाग एंटी टैंक मिसाइल है जो कि नेस्तो नाबूद टैंक को करता है। और यह दागो, एग्जाम में पूछता है कि नाग किस सिद्धांत पे काम करता है, दागो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, और उस समय इसे हेली नेशनल पार्क भी कहते थे, तो इसको याद रखिएगा। और यह एक टाइगर रिजर्व है। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया, तो 1973 में, जबकि एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में लाया गया, तो इसको भी याद रखिएगा। अगर गुजरात में नेशनल पार्क की बात करें तो गिर गुजरात में ही है। राजस्थान में दोस्तों तो रणथंभौर, सरिस्का, डेजर्ट, घाना, ये सब नेशनल पार्क राजस्थान में। कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल, अंसी, कुद्रेमुख, बन्नरघट्टा, ये सभी नेशनल पार्क कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है, तो जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है,
तो जीएसटी का मतलब होता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी भारत में दोस्तों 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। भारतीय जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित है और विजय केलकर समिति के सिफारिश पर लागू किया गया है। भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम है, इसको भी याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के अंतर्गत इसको रखा गया है। जीएसटी का भारत में 5 स्लैब है, जो कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इतना जीएसटी का 5 स्लैब भारत में है। सर्वप्रथम विश्व में जीएसटी लागू करने का काम फ्रांस के द्वारा 1954 में किया गया, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है दोस्तों, जो कि चिली और इक्वाडोर को छोड़कर 10 देश से सीमा लगाता है। दक्षिण अमेरिका का देखते होंगे मैप आप लोगों को कुछ इस तरह से ऐसा दिखता है दक्षिण अमेरिका का। यहाँ पे लगभग बहुत बड़े क्षेत्र में ब्राज़ील है और यहाँ पे चिली है और इक्वाडोर है। इस दोनों देश को छोड़कर बाकी सभी देशों के साथ बाउंड्री साझा करता है। दक्षिण अमेरिका में ही सेंटोस है, जिसको कि कहवा पत्तन बोलते हैं। लेकिन ब्राज़ील का जो है शहर रियो डी जेनेरियो को फैशन की नगरी भी कहा जाता है। और दक्षिण अमेरिका में ही एंडीज पर्वतमाला है और अमेजन का जंगल भी है, जिसे विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत के लखनऊ शहर में है, जिसे कि नवाबों का शहर भी कहा जाता है। जबकि बहुत सारे अनुसंधान संस्थान पूछते हैं, जैसे वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है, भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है, मौसम विज्ञान न्यू दिल्ली में है, डेयरी अनुसंधान दुग्ध से रिलेटेड करनाल हरियाणा में है, पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। तो ये सभी पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बंगलुरु क्या है? तो बंगलुरु दोस्तों एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड इसरो की मार्केटिंग शाखा है। इसरो का फुल फॉर्म बता ही दिए थे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई भारत में, इसलिए इसको याद रखिएगा। और यह जो है इसरो के मार्केटिंग शाखा है, इसरो के सभी चीज़ों का मार्केटिंग करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम का खनन जादूगोड़ा से किया जाता है, जो कि बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना दोस्तों 1967 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। जादूगोड़ा में ही इसका मुख्यालय है। पन्ना की अगर बात करें तो पन्ना में हीरा उत्खनन का कार्य होता है, कोरबा में कोयला होता है, रानीगंज में भी कोयला होता है, झरिया बोकारो ये सब कोयला होता है, याद रखें। खेतड़ी से तांबा प्राप्त किया जाता है, उत्खनन होता है, तो याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो 2020 का जो विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया था वो कोलंबिया में किया गया था। अभी हम लोग करेंट में याद रखेंगे कि विश्व पर्यावरण 2024 सऊदी अरब में किया गया, सऊदी अरब में किया गया, और इसका थीम था भूमि बहाली। मरुस्थलीकरण रोकने के लिए इस पर जोर दिया गया दोस्तों। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है सभी एग्जाम का। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन है? तो अटल टनल बोलते हैं, अटल टनल को ही भारत का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग बोलते हैं, जिसको कि रोहतांग सुरंग भी बोलते हैं, इसी का नाम अटल टनल दिया गया दोस्तों। और दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग के नाम से जानते हैं, ये देखिए सेकेंड ऑप्शन है, जवाहर सुरंग को बनिहाल दर्रे के नाम से भी जानते हैं। आप पीर पंजाल श्रेणी में ये आता है, याद रखेंगे। और रोहतांग सुरंग इसी को ही पुराना नाम था, ऑप्शन में नहीं देना चाहिए था दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में नर्मदा और तापी नदी गिरती है, तो इसको याद रखेंगे। गोदावरी को दक्षिणी गंगा बोलते हैं, जबकि दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछे तो कावेरी नदी को बोलते हैं। महानदी तो उड़ीसा में है, जिसमें हीराकुंड बांध इसी पे बना हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का पूरा चर्चा कर दिया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक को रट लीजिएगा आप लोग, ये करंट का है, काम देगा, आद्रे अजोले जी हैं, ये यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष हैं। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है। समग्र शिक्षा एक ऐसी योजना है जो स्कूली शिक्षा के लिए प्रदान की जाती है। वो कब? प्री नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को दिया जाता है। शिक्षा की अगर बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा ये चलाया जाता है समग्र शिक्षा योजना। एक याद रखिएगा RTE, आप लोग याद रखिएगा RTE, राइट टू एजुकेशन, 2009 के सिद्धांत पे भी काम कर रहा है सरकार। और संविधान के 21A के अंतर्गत शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल है और इसके अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार का अधिकार है या फिर कर्तव्य है, जो भी बोल सकते हैं, कर्तव्य भी है। बेरी बेरी एक रोग है जो डैश की कमी के कारण होता है। तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, जिसे कि थायमिन बोलते हैं। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, इससे सूखा रोग, ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स वगैरह होता है, हड्डी कमजोर हो जाता है। विटामिन C के कमी से स्कर्वी होता है और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन की खोज फंक के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। आवाज़ थोड़ा बजा हुआ है दोस्तों, इसलिए मैनेज कर लीजिएगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, जबकि यह लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक 108 के तहत भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो इनके अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा के बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डैश का मूल निवासी था। इसको तो आज रट ही जाइएगा, ये रेलवे का और सभी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो 1333 ईस्वी में भारत की यात्रा पे आया था और मोहम्मद बिन तुगलक MBT के शासनकाल में आया था। उसी समय सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। और एक फेमस बुक इसका जो है बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, रेहला। रेहला किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मानव रोगों में कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो निम्नलिखित रोगों में टाइफाइड जो है जीवाणु से होता है। आप लोग एक ट्रिक के तौर पर याद रखिएगा कि पंडित का टीक नीऊ है, ये सभी जीवाणु से होने वाले रोग हैं। प से याद रखिएगा प्लेग, D से डिप्थीरिया, त से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनेस, क से कुष्ठ, न्यू से न्यूमोनिया और है से हैजा। इतना सभी जीवाणु से होने वाले रोग हैं, जबकि पोलियो विषाणु से होता है, वायरस से। नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो नवंबर 2020 तक में तो 25 थी और अभी वर्तमान तक में भी 25 ही हैं। याद रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत भारत के प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन सभी राज्यों का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। उसी क्रम में 231 अनुच्छेद में लिख दिया गया है कि एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। भारत का जो भी 25वां उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है, अमरावती में स्थापित किया गया है। और यह जो है 1 जनवरी 2019 से कार्य कर रहा है, याद रखेंगे।
भारत में उच्च न्यायालय की शुरुआत 1862 में 3 जगह करके बन के हुई दोस्तों। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में ही हुआ था, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो नवंबर 2020 के जानकारी के अनुसार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। अभी वर्तमान में याद रखेंगे कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। सेट में बहुत मज़ा आ रहा है और मैं बहुत ज़्यादा फैक्ट बताता हूँ, इसलिए लिखता कम हूँ ताकि मुझे ज़्यादा आप लोग को बताना है। लिखने के क्रम में 10-20 लिखूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोगों को भी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ज़्यादा फोकस कीजिए, हमें ज़्यादा नॉलेज गेन करना है। तो अभी मोदी मंत्रिमंडल 3.0 का स्थापना हो चुका है, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, गृह और एक सहकारिता मंत्रालय नया बना है, इसके गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, जल शक्ति मंत्री याद रखिएगा CR पाटिल जी हैं, जबकि विदेश मंत्री S जयशंकर एवं सड़क परिवहन मंत्री ये सभी नितिन गडकरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो दोस्तों सार्क का सदस्य अफगानिस्तान है और चीन, मॉरिशस और म्यांमार नहीं है। सार्क मतलब क्या होता है दोस्तों? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी और इसका याद रखिएगा ट्रिक एक तौर पे। अच्छा, सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय याद रखिएगा नेपाल के काठमांडू में। और ट्रिक याद रखिएगा श्री अफबा माँ भापा भूने। मैं अपने तैयारी के क्रम में ऐसे ही याद रखा था दोस्तों। श्री से श्रीलंका, अफ से अफगानिस्तान, बा से बांग्लादेश, माँ से मालदीव, भा से भारत, पा से पाकिस्तान, भू से भूटान, ने से नेपाल। यानी कि टोटल 8 सदस्य देश है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 देश हैं जो कि सार्क के सदस्य बने हुए हैं और यह टोटल नॉलेज ट्रिक के तौर पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल उस समय थे दोस्तों, जब विमुद्रीकरण किया था, नोटबंदी जिसको नाम दिया गया था मीडिया के द्वारा। 8 नवंबर 2016 को यह हुआ और पीएम के द्वारा 500 तथा 1000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया। यह ऐसा क्यों किया गया दोस्तों? काला धन पर लगाम लगाने के लिए किया गया और इसके जगह पे फिर नए 500 के और 2000 के नोटों को चलाया गया। हालांकि अभी 2000 के नोट भी चलन से बाहर कर दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा 1946 में 1000 के और 10,000 के नोट भारत के थे, उस दोनों को बंद किया गया था। 1000 और 10,000 के नोट भारत में चलते थे, उसको बंद कर दिया गया था चलन से बाहर। 1978 में भी मोरारजी देसाई के सरकार में भी विमुद्रीकरण किया गया था दोस्तों, याद रखेंगे। वो प्रधानमंत्री थे उस समय मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है किनको? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। दोस्तों भीमराव अंबेडकर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है ये ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने 30 देश के संविधानों का लगभग अध्ययन करके अपना सजेशन दिए थे। ये मसौदा समिति के अध्यक्ष भी रहे। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार यानी कि अपनाया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। पहला संविधान का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुआ उस समय पहला अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा किए थे जो कि अस्थायी थे। बाद में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। भारतीय संविधान में वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूची है, लेकिन सभी अनुच्छेद उप अनुच्छेदों को जोड़कर 450 से ऊपर अनुच्छेद हो चुके हैं और उपभाग को भी मिला के 25 भाग हो चुके हैं, लेकिन मेन रूप से 395 अनुच्छेद ही हैं और 22 भाग ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जातक कथाएं डैश से संबंधित है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था और बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ये शाक्य से संबंधित हैं, शाक्य वंश से। पिता शुद्धोधन थे जबकि माता का नाम इनका महामाया था। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ यूपी में दिया था और पहले उपदेश को इनका धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, याद रखिएगा। अंतिम उपदेश इनके द्वारा वैशाली में दिया गया और यहीं इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, याद रखेगा। कुशीनारा में इनका मृत्यु हुआ था, याद रखेंगे, गौतम बुद्ध का। सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए था इन्होंने, कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में। और बौद्धों का पवित्र ग्रंथ को त्रिपिटक बोलते हैं, त्रिपिटक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी जल विवाद किसके बीच होता है? तो जल के बीच बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच वर्षों पुराना विवाद चला आ रहा है, कावेरी जल विवाद। तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, जबकि दक्षिणी गंगा खाली बोले तो गोदावरी को बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव कर्नाटक में 1924 में एकमात्र जो है सत्र हुआ जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्षता किए थे। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे, 1916 में साबरमती आश्रम बनाए, 1917 में चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए, 1918 में एक आंदोलन का नेतृत्व किए, कर नहीं दो, इस आंदोलन का नेतृत्व 1918 में किए। 1919 की अगर बात करें तो 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किए। 1920 से लेकर 22 तक असहयोग आंदोलन चला, उसका भी नेतृत्व किए। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी नेतृत्व किए, जिसमें कि 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करके अपने 78 अनुयायियों के साथ इस आंदोलन को स्थगित किए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया और 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा इनको गोली मार दिया गया। बहुत सारे फैक्ट हो गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीत गोविंद किसने लिखा था? बहुत सारे बुक का पूछ लेता है, तो जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखा गया। ये गीत गोविंद, गोविंद मतलब कृष्ण भगवान के लिए लिखा गया। जयदेव जो है दोस्तों बंगाल के सेन वंश का एक राजा थे जिनका नाम था लक्ष्मण सेन, इन्हीं के दरबारी कवि थे। बहुत सारे बुक का पूछता है, सुन लीजिए। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं, अष्टाध्यायी के पूछता है पाणिनि हैं, रामायण के वाल्मीकि जी हैं, महाभारत के महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य जी हैं, इंडिका के मेगास्थनीज हैं, महाभाष्य के पतंजलि जी हैं, बुद्ध चरित के अशुघोष हैं, मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त जी हैं, हर्ष चरित के लेखक बाणभट्ट हैं, पृथ्वीराज रासो के चंद्रवर दाई जी हैं, राज तरंगनी के लेखक कलहन हैं। इतना बहुत सारा है। राज तरंगनी के बारे में पूछा जाता है कि किसका इतिहास बताता है, तो कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ASCII अंग्रेजी वर्णों को संख्याओं के तौर पर निरूपित करने के लिए एक कोड है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है और आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी, जिन्हें ब्लेज पास्कल किए थे और इसी का नाम कैलकुलेटर दिया गया था, याद रखेंगे। यह बाइनरी कोड है दोस्तों, ASCII। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी? तो सबसे पहले मार्ले मिंटो सुधार रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा किया गया था। इसी के तहत मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी, उसको छूट दिया गया था उसके अंतर्गत। क्रिप्स मिशन 1942 की बात करें तो इसके अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। इसमें बोला गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसी को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक भी बोला था, याद रखिएगा। बेबल प्लान 1945 में आया था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जालियांवाला बाग हत्या ये हुआ था दोस्तों, हत्याकांड।
हालांकि उसमें सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में वो लोग वहाँ मीटिंग किए थे। कैबिनेट मिशन वर्ष डैश में भारत आया था, 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। कब? तो 24 मार्च, याद रखेंगे 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा और 13 मई 1946 में ये अपना रिपोर्ट सौंपा। और इसी के आधार पर चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस को 296 में से 208 सीट प्राप्त हुआ और मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त हुआ, लेकिन अन्य दल को 15 सीट मिला। कैबिनेट मिशन में स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, इसके सदस्य पैंथिक लॉरेंस थे और एबी अलेक्जेंडर थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नई दिल्ली से वही संबंध है जो चीन का डैश से है। तो भारत का नई दिल्ली भारत का राजधानी है, उसी तरह से बीजिंग चीन का, सियोल अगर पूछे तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है, और टोक्यो जापान की राजधानी है, प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भूटान की राजधानी क्या है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह चैनल पर बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। बहुत सारे फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसलिए सावधानी पूर्वक सुनते चलें और इसी आधार पर तैयारी करें। तो धन्यवाद दोस्तों।